चलिए तो फिर अपन स्टार्ट करते हैं अपने नए लेक्चर, दैट इज लेक्चर 3 ऑफ चैप्टर फर्स्ट ऑफ ज्योग्राफी, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इसके पहले वाले अपन ने टॉपिक में रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा हुआ था कि रिसोर्सेज होते क्या है, किस टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, वेरियस टाइप्स के बारे में अपन ने क्लैरिफाई किया था। अब अपन इस पूरे टॉपिक में लैंड यूज पैटर्न के बारे में समझेंगे कि कितने टाइप के लैंड यूज कर सकते हैं आप लोग, या किस तरीके से लैंड यूज होते हैं इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में। मेनली कंसंट्रेशन ना बच्चे अपने इंडिया की तरफ रहेगा, ठीक है। तो इंडिया की लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया के बारे में बात करें तो प्लेन्स अप्रॉक्स 43% है, माउंटेन 30% और प्लेट्यू अप्रॉक्स 27% है, प्लेटो, ठीक है, अप्रॉक्स 27% है। तो ये ना, ये कंपोजिशन आप याद रखना कि प्लेन का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, 43% है, माउंटेन का 30% है और प्लेटो का 27% है। ऑल्दो अगर लैंड यूज यूटिलाइजेशन की बात करें तो लैंड यूटिलाइजेशन ना दो तरीके से देखने को मिलेगा, या दो फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से लैंड यूटिलाइजेशन ज्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है। फर्स्ट वन इज फिजिकल एंड सेकंड वन इज ह्यूमन। फिजिकल में नॉर्मली क्लाइमेट आ जाएगा, सॉइल आ जाएगा और ये सारी चीजें ना ह्यूमन जब उसको यूज करता है बेहतर तरीके से तो लैंड यूटिलाइजेशन देखने को मिलता है। अब डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लैंड यूटिलाइजेशन को देखना होगा। तो जैसे सबसे पहले अगर लैंड यूटिलाइजेशन की बात करें तो सबसे पहले चीज आती है फॉरेस्ट कवर। क्या आता है? फॉरेस्ट कवर। अगर आज इंडिया की बात करें तो अप्रॉक्स 24 to 25% के आसपास इंडिया का जो लैंड है वो फॉरेस्ट कवर है। कितना कवर है? 24 to 25% के आसपास। इज दैट क्लियर? ऑल्दो अगर हम बात करें तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के हिसाब से ये लगभग 33% होना चाहिए, जो कि 1952 में आई थी। कौन सी पॉलिसी? नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। क्लियर हुई ये बात? अब जब ये चीज इतनी है तो है नहीं, लेकिन ऑल दो फॉरेस्ट कवर कुछ ना कुछ परसेंटेज तो है। यही एक प्रॉब्लम है कि जिसके कारण ना वेरियस प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हैं कि आपने क्या कर दिया, उसका यूटिलाइजेशन तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उतनी कैपेसिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 33% होना चाहिए था और 24 to 25% है रसगुल्लों, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है। तो ये पहला यूटिलाइजेशन हो गया लैंड का। दूसरा यूटिलाइजेशन होता है वो लैंड जो एक प्रकार से अनकल्टिवेटेड है लेकिन उसमें अदर टाइप की एक्टिविटीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल रोड्स हैं उन लैंड पे या बिल्डिंग्स हैं। क्या इस लैंड को आप यूज कर सकते हैं कल्टीवेशन के लिए? बिल्कुल नहीं, ये तो ऑलरेडी एक प्रकार से बुक हो चुकी हैं। इज दैट क्लियर? तो ऐसी जगह पे ना आप कल्टीवेशन उतने बेहतर तरीके से नहीं कर सकती। ये काफी बड़ी प्रॉब्लम एसोसिएटेड है, ठीक है, ये चीज। फिर एक होता है इसी के कैटेगरी के अंदर बैरन लैंड, ठीक है। बैरन लैंड मतलब होता है जो जिसमें फर्टिलिटी बिल्कुल भी नहीं बची हो, ठीक है। ऐसे लैंड को अपन क्या बोलते हैं बच्चे? बैरन लैंड। अब फर्टिलिटी है ही नहीं तो उस पर क्या आप कल्टीवेशन कर पाएंगे? देखो, कोई भी अगर आप क्रॉप लगाते हैं ना तो उसमें बेसिकली वो क्रॉप क्या करता है, न्यूट्रिएंट को सॉइल से एब्जॉर्ब करता है और बदले में क्या देता है आपको? फूड देता है। वही एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, बस वो अपने फॉर्म को चेंज करके आपको फूड प्रोवाइड कराता है। तो ऑल्दो बैरन लैंड पे ना आप कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट टाइप ये बुक में से देखना पड़ रहा है, काफी बड़े हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। अब इसमें अगर हम बात करें तो इसमें ये कल्टिवेटेड अनकल्टिवेटेड लैंड तो है लेकिन ये खाली भी नहीं पड़े हैं। इज दैट क्लियर? फैलो का मतलब होता है खाली पड़े रहना, अनकल्टिवेटेड तो है पर ये खाली नहीं पड़े हैं। तो ये हो गया बच्चे थर्ड कैटेगरी, कल्टिवेटेड भी नहीं है और प्लस ये फैलो भी नहीं है, मतलब खाली भी नहीं पड़े हैं, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से समझना, खाली नहीं पड़े, ये वो लैंड है जिसमें कहीं ना कहीं एक ऐसे क्रॉप्स उग चुके हैं या ऐसे क्रॉप वहां पे देखने को मिल रहे हैं, मिसलेनियस ट्रीज वहां पर हैं या क्रॉप्स हैं जिसके कारण ना वहां पे एग्रीकल्चर करना पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो पॉस्चर्स या ग्रास लैंड। ग्रास लैंड, एक चीज बताओ बच्चे, ग्रास के बारे में अगर बात करें तो ग्रास में देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में जब आप पढ़ते हो बायोलॉजी, ठीक है, आई एम ऑल्सो योर बायोलॉजी टीचर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में पढ़ते हो तो उसमें एपिकल, इंटरकैलरी, ऐसे कुछ टिश्यू, एपिकल, इंटरकैलरी टिश्यूज के बारे में आप पढ़ते हो। एक और होता है वो एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। तो ये टिश्यूज ना क्या करते हैं, किसी प्लांट के कंटिन्यूसली ग्रोथ को पॉसिबल बनाते हैं। क्लियर हुई ये बात? और ग्रासेस में ना ये हर लेवल पे होते हैं, तो इसके कारण ना ग्रासेस को आप कितनी बार भी काट दो वो वापस से उग जाएगा, कितनी बार भी काट दो वो वापस से उग जाएगा। अब जो ग्रासलैंड होते हैं इसमें 6-6 फीट, ठीक है, 7-7 फीट की हाई की ग्रास, मतलब हाइट वाली ग्रासेस होती हैं। अब इसको साफ करना
इसको फिर वहाँ पे एग्रीकल्चर करना पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि क्या होता है, आपने नॉर्मली ग्रासेस के नेचर को देखा होगा कि गर्मी में तो लैंड बिल्कुल सूख जाता है, लेकिन जैसे ही पानी गिरता है पूरे में ग्रास आ जाती है। तो ये कहाँ से आती है? तो बच्चे ये इन टिश्यूज के ही कारण आ पाती है। तो अगर ये चीज़ रहेगी ना तो क्या आप एग्रीकल्चर अच्छे से कर पाओगे? बिल्कुल नहीं। कई बार क्या होता है, कई ऐसे लैंड है जिसमें मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रोज हो जाते हैं, ठीक है। अब ये इतने ज़्यादा मिसलेनियस है कि अगर इनको काट भी दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना, ये खाली पड़े हुए लैंड। और कुछ लेकिन काम के भी रहते हैं जिनको कहीं ना कहीं अनक्लासिफाइड नहीं है, उसके बारे में अपन को उतना नॉलेज नहीं है। तो ये बिल्कुल एक यूजलेस टाइप के लैंड पड़े हुए हैं, ठीक है। ना तो इन पे कल्टीवेशन है, ना तो ये खाली पड़े हुए हैं। इज दैट क्लियर? पहले क्या देखा? फॉरेस्ट, दूसरे में देखा अनकल्टिवेटेड लैंड, जिसमें बैरन लैंड आ गया, रोड, बिल्डिंग, ऐसी कुछ चीजें आ जाती। फिर अनकल्टिवेटेड लैंड अदर देन फैलो लैंड। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करते हैं फैलो लैंड के बारे में। नहीं, हाँ, फैलो लैंड के बारे में। रुको, इसमें एक और चीज रह गई है पहले वाले में। इसमें आता है एक और कल्चरल लेबर, एक तो पता नहीं है कल्चरल, ठीक है, कल्टीवेट कर सकते हो यहाँ पे कल्चरल लेबर वेस्ट लैंड। ये वेस्ट हो चुका है, कल्टीवेट तो कर सकते हो लेकिन ये क्या हो चुका है, अब वेस्ट हो चुका है, मतलब कल्टीवेशन ही कहाँ होगा। इज दैट क्लियर? नाम में पहले क्या है, कल्टीवेशन होता था, कल्टीवेट कर सकते हो, लेकिन अब वो क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तो ऐसे लैंड ना बच्चे जो मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर से 5 एग्रीकल्चरल ईयर से खाली पड़े हुए हैं, ऐसे लैंड को कल्चरलेबल वेस्ट लैंड कहोगे आप। इज दैट क्लियर? कितने एग्रीकल्चर ईयर से? मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर से। ये तो हो गया बच्चे अपने अनकल्टिवेटेड अनफेलो लैंड में तीसरा टाइप। अब अपन बात करते हैं फैलो लैंड के बारे में, ठीक है। फोर्थ में क्या आ जाएगा, फैलो लैंड के बारे में, जो खाली पड़े हुए लैंड। इसमें 2 कैटेगरी आएगी। पहली कैटेगरी रहेगी वो लैंड जो 1 से 5 एग्रीकल्चरल ईयर से खाली पड़े हुए हैं। पहली कैटेगरी क्या आ जाएगी, वो लैंड जो 1 से 5, इसको करंट फैलो लैंड कहते हैं, ठीक है। नहीं, इसको अदर देन करंट फैलो कहेंगे, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट पहले बता दिया। और करंट फैलो में आ जाएगा सेकंड कैटेगरी, वो लैंड जो एक एग्रीकल्चरल ईयर से खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखो, इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। कई बार फार्मर्स क्या करते हैं, फर्टिलिटी को रीगेन कराने के लिए लैंड को ना कुछ समय के लिए खाली छोड़ देते हैं। इससे फायदा ये कि सॉइल अपनी फर्टिलिटी को मतलब एक नेचुरली तरीके से मेंटेन कर लेता है। तो ये कुछ ना कुछ अच्छे तरीके हैं जिसमें आप फर्स्ट क्या देखोगे कि 1 से 5 एग्रीकल्चरल ईयर तक खाली छोड़ देना, और सेकंड वाले में 1 एग्रीकल्चरल ईयर के लिए खाली छोड़ देना। इसको सेकंड वाले को अपन क्या कहेंगे, करंट फैलो लैंड। ऑल्दो 5th कैटेगरी के बारे में बात करेंगे तो ये रब कर देते हैं ऊपर का। ये ज्यादातर पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि किस तरीके से लैंड यूटिलाइजेशन देखने को मिलता है किसी भी देश में, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और उसका नाम क्या है, नेट शोन एरिया। ये आपके 3 मार्क्स तो नहीं कहेंगे, 1 मार्क्स के लिए ज्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। नेट शोन एरिया, इसको ना बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में समझना, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। इमेजिन करो आपके पास एक ये फील्ड है, ठीक है। आपके पास सपोज करो ये कोई फील्ड है, यहाँ पे आप क्या करते हो, एग्रीकल्चर करते हो। अब एग्रीकल्चर कैसे करते हो, ये सपोज करो यहाँ पे आपका घर है, यहाँ पे आपका कुआं है या वेल है, ठीक है। अब एग्रीकल्चर के लिए ना आपने एक सेलेक्टिव रो चूज किए, और इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, पेड़ को लगाए हो, एग्रीकल्चर कर रहे हो। इससे जो आपका प्रोडक्शन हुआ, इससे जो आपको आउटपुट मिला बच्चे, वही कहलाएगा क्या, नेट शोन एरिया। इज दैट क्लियर? इससे जो आउटपुट निकला आपका वही कहलाएगा नेट शोन एरिया। पर मन में एक क्वेश्चन आएगा, सर व्हाट इज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया देन? एक और तो हो गया ना, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है फिर? अगर आपने नेट शोन एरिया बता दिया तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है? तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया सिंपल सी लैंग्वेज में बात करें तो होता है नेट शोन एरिया जितने में आपने एग्रीकल्चर किया प्लस, ठीक है, नेट शोन एरिया प्लस लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड। इज दैट क्लियर? ये जो लैंड यहाँ पे खाली छूटा है, इसको अपन ना रेड कलर से कर देते हैं, जैसे ब्लू पे एग्रीकल्चर हो रहा है। लेकिन एक चीज बताओ, क्या अगर ये घर नहीं होता तो यहाँ पे एग्रीकल्चर कर सकते थे? बिल्कुल हाँ। क्या ये बीच में जो स्पेस है, क्या यहाँ पे कुछ लगा सकते हो? बिल्कुल हाँ। डिपेंड करता है कितनी विड्थ है। इज दैट क्लियर? तो इसका टोटल जो होगा, ठीक है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या हुआ, नेट शोन एरिया प्लस जितना भी लेफ्ट एरिया है या लेफ्ट अनकल्टिवेटेड एरिया पे जितना भी प्रोडक्ट आपका या जितना भी आउटपुट आपका आ सकता है,
उसको भी जोड़ोगे और उसको क्या कहोगे बच्चे, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ओवरऑल जितना आपका क्रॉप लग सकता था उस जगह पे, उसको क्या बोलोगे, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक कंफ्यूजिंग वाले चीज हो गई जिसमें अपन ने एक प्रकार से लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में पढ़ा। फिर से सुन लो, लैंड यूटिलाइजेशन मेनली प्लेन 43%, माउंटेन 30%, प्लेटो 27%। कैसे यूज होता है लैंड? पहले तो फिजिकल कंडीशन रिक्वायर्ड होंगी और ह्यूमन उसमें कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड रहता है, तो दोनों को मिलाकर लैंड यूटिलाइजेशन देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद अपन ने वेरियस टाइप्स ऑफ लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में देखा। ऑल्दो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चे, नेट शोन एरिया, जो कि आपके 1 नंबर के लिए लगभग श्योर रहता है कि ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो अब अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। बच्चे लोग एक चीज याद रखना हमेशा, पहले तो लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि लैंड यूज कहां हो रहा है, फिर बात करेंगे कि लैंड डिग्रेड कहां हो रहा है। इज दैट क्लियर? तो अपन ने ना एक ओवरऑल पिक्चर बना ली कि लैंड यूटिलाइजेशन कहां देखने को मिलता है, उसी को ना बच्चे पैरेलल अपन पकड़ेंगे और लैंड डिग्रेडेशन को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो अपन समझते हैं कि लैंड डिग्रेडेशन होता क्या है। कुल मिला के ना नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। लैंड जानते ही हो आप लोग, डिग्रेडेशन का मतलब होता है खराब होना। लैंड का खराब होना ही क्या कहलाएगा, लैंड डिग्रेडेशन कहलाएगा। इज दैट क्लियर? अब लैंड डिग्रेडेशन में ना बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, अब उसमें चाहे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी हो जाए, चाहे नेचुरल एक्टिविटी हो जाए, किसी भी एक्टिविटी के कारण अगर लैंड खराब होता है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, लैंड डिग्रेडेशन। मेनली अपना फोकस ना एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी या ह्यूमन एक्टिविटी से रिलेटेड रहेगा। इज दैट क्लियर? अब ऐसी एक्टिविटी जिसके ह्यूमन इन्वॉल्व हो, ह्यूमन एक की फैक्टर हो और उसके कारण काफ़ी ज़्यादा लैंड अगर खराब हो जाए तो उसमें क्या, उसको क्या कहेंगे, ह्यूमन एक प्रकार से इन्वॉल्वमेंट रहेगा, ये ह्यूमन फैक्टर्स कहेंगे। सेकंड होता है नेचुरल फैक्टर्स, तो दोनों को ना अपन साथ में देख लेते हैं एक बार। सेकंड क्या है, नेचुरल फैक्टर्स। इमेजिन करो, चलो पहले अपन नेचुरल से स्टार्ट करते हैं। इमेजिन करो वॉल्केनो इरप्शन हो गया, वॉल्केनो उसका फट जाना। क्या वॉल्केनो जब फटते हैं तो उससे बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल रहते हैं, अनटॉक्सिक तो नहीं कहेंगे, टॉक्सिक मटेरियल रहते हैं, ये बाहर निकल जाते हैं। बहुत सारी गैसेस रहती है, बहुत सारे ऐश वगैरह पूरा बाहर निकलता है, बहुत सारा मिनरल्स या लावा के रूप में बाहर आता है। क्या वो एक लैंड पे बिछा जाएगा और उस लैंड की फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी? बिल्कुल हाँ, वो लैंड को ना बच्चे कवर कर देगा और उस लैंड को वापस से सॉइल बनने में कई हजार साल लग जाएंगे। तो क्या उस लैंड पे आप आसानी से कल्टीवेशन कर सकते हो? नहीं। तो ऐसे ही हो गया। सेकंड बात करें तो फॉरेस्ट के द्वारा इरोडेड एरिया। अब ये कहोगे सर ये कैसे पॉसिबल है, फॉरेस्ट भी लैंड खराब कर सकता है? अरे क्या बात कर रहे हैं, सच में? तो देखते हैं बच्चे फॉरेस्ट कैसे लैंड खराब कर सकता है। इमेजिन करो ये एरिया में ना बच्चे एवरग्रीन फॉरेस्ट है। कौन से फॉरेस्ट है? एवरग्रीन। आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो अपनी लीव्स को कभी एक स्पेसिफिक मंथ में शेड नहीं करते, उनको क्या बोलते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब ये क्या करेंगे, इतने ज्यादा घने हैं और इतने ज्यादा हैं कि इन्होंने ना सॉइल से पूरे न्यूट्रिएंट्स खींच लिए। अब सॉइल में ना न्यूट्रिएंट्स बचे ही नहीं है, सॉइल में ना न्यूट्रिएंट्स बचे ही नहीं है। तो ऐसे लैंड ना फॉरेस्ट एरोडेड एरियाज में आ जाते हैं और ये लगभग ना अप्रोक्स, एक मिनट चेक कर लें, 28%। सोच रहे हो आप लोग बच्चे, 28% लैंड फॉरेस्ट एरोडेड एरियाज में आता है। कि इमेजिन करो वहां फॉरेस्ट था, किसी ने डिफॉरेस्टेशन कर दिया, मेन तो ह्यूमन ही आ गए ना, डिफॉरेस्टेशन कर दिया। अब वो लैंड बच्चे खराब हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें ना वापस से फॉरेस्ट लगने में कई हजार साल लग जाएंगे, क्योंकि उस सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो गई है, या जो रूट्स हैं उनने पूरे फर्टिलाइजर्स, या फर्टिलाइजर तो नहीं कहेंगे, पूरे न्यूट्रिएंट्स को खींच लिया है। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट बात करें तो वाटर एरोडेड एरिया। ठीक है, वाटर एरोडेड एरिया इंडिया में ये सबसे ज्यादा है। वाटर के द्वारा खराब किया जाने वाला लैंड या वाटर के द्वारा खराब किया जाने वाला एरिया किस कैटेगरी में आएगा बच्चे? वाटर एरोडेड एरिया में आ जाएगा। ये लगभग ना 56% है। ठीक है, टोटल एरोडेड या लैंड डिग्रेडेशन का लगभग ये क्या है, 56%। अब ये होता कैसे? तो इसके ना बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक, बहुत तेजी से पानी गिर जाना, तो पूरी जो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल है वो बह जाना, इससे सॉइल खराब होगी, पहली कंडीशन। दूसरी, कई बार क्या होता है, टॉक्सिक मटेरियल, ठीक है, वाटर के फॉर्म में उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है ऑन द लैंड, इससे पूरी तरीके से लैंड क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। कई बार वाटर लॉगिंग जैसी प्रॉब्लम देखने, वाटर लॉगिंग मतलब पानी भरा रहना, ठीक है, इससे लैंड पूरी तरीके से खराब हो जाता है। ठीक है, ये कुछ हो गया। फिर आपने एक और टर्म सुना होगा, ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन, वाह, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा,
ब्लू कलर से लिखा है हमने। ओवर इरिगेशन मतलब खेतों में अत्यधिक पानी देना। अभी नॉर्मली आप लोग देखते हो कि सुबह सुबह उठ के बढ़िया से पेड़ों में पानी डालते हो, ऑब्जर्व किया है, कई लोग डालते हैं कई लोग नहीं डालते। उसमें ऑब्जर्व करना कि जब पानी डालोगे ना एक वाइट लेयर आ जाएगी, ठीक है, एल्कलाइन मटेरियल बढ़ जाता है सॉइल में, सैलाइन मटेरियल बढ़ जाते हैं, तो इससे ना सॉइल की फर्टिलिटी कम होने लगती है, लैंड धीरे धीरे क्या होने लगता है बच्चे, खराब। अब एक चीज याद रखना, ये कोई भी प्रोसेस ना सडन नहीं होने वाली, वो स्लो, बिल्कुल स्लो, एक्सेप्ट जब ह्यूमन उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर ना दे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल माइनिंग एंड क्वेरिंग, ठीक है। अब ये तो हमें सबसे बेकार चीज लगती है माइनिंग, पूछो क्यों? पहली चीज ये ना एक बहुत गंदे तरीके से लैंड खराब करती है। पहला, जहां पे लैंड मतलब एक प्रकार से डिग किया जाए, लैंड की जहां पर खुदाई हो, वो तो लैंड पूरी तरीके से गया। और आपको भी पता है माइंस ना छोटे मोटे एरिया में तो होती नहीं है, बहुत बड़े लैंड पे होती हैं। तो पहला लैंड तो वो गया। दूसरा लैंड बच्चे, जब वो ट्रांसपोर्ट होते हैं ना, जो भी ओर्स उससे निकाले या जो भी उससे मिनरल्स निकाले और ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो धूल तो उड़ेगी। अब वो धूल ना बच्चे कहीं ना कहीं जाके कई किलोमीटर दूर जाके सेटल होगी। क्या उससे लैंड की फर्टिलिटी खत्म होगी? बिल्कुल हाँ। क्या उससे लैंड खराब होना चालू होगा? बिल्कुल हाँ। ये तो हो गया तीसरा कारण कि इससे भी लैंड खराब, सेकंड। अब थर्ड की बात करें तो थर्ड में बच्चे जो भी वेस्ट मटेरियल निकलेगा उसी के उसी गड्ढे में तो डाल नहीं दोगे, जो भी वेस्ट मटेरियल निकालोगे वो कहीं और डिस्पोज करोगे। गेटिंग माई पॉइंट? मतलब आपने ये गड्ढा खोदा और यहां से जो वेस्ट मटेरियल, काम की चीज तो इतनी सी निकलेंगी, वेस्ट मटेरियल इतना सारा निकलेगा, तो ये वेस्ट मटेरियल वापस थोड़ी ना यहां डाल दोगे, ये तो कहीं और डालोगे, और जहां पे भी डालोगे क्या वो लैंड खराब हो जाएगा? बिल्कुल हाँ। तो माइनिंग से ना, माइनिंग हो गया, क्वायरिंग, ऐसी एक्टिविटी से ना बहुत बड़े हिस्से ऑफ या बहुत बड़ा पार्ट ऑफ लैंड खराब हो जाता है। एंड वन मोर थिंग, दो चीजें बची हैं, एक डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों को काटना। इससे क्या होता है, सॉइल जो कि होल्ड रहती है रूट्स के द्वारा, रूट क्या करता है, इसे पेनिट्रेट करता है और सॉइल को पकड़ लेता है। अब जब ये ऐसा कर लेता है ना, तो लैंड क्या रहता है, होल्ड रहता है। लेकिन जब पेड़ को काट दोगे तो लैंड क्या हो जाएगा, लूज, और सॉइल मतलब एक प्रकार से आसानी से वो रिमूव की जा सकती है विंड या फिर वाटर के द्वारा। नेक्स्ट क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। अब इंडस्ट्रीज के द्वारा कैसे होता है, बहुत सारे रीजंस हैं। पहले तो इंडस्ट्रियल एरिया ने अपने आप को सेटअप कर लिया। अगर वो चिमनीज के थ्रू स्मोक निकाल भी रही है तो कहीं ना कहीं वो स्मोक सेटल भी होगा, ठीक है, डस्ट पार्टिकल के रूप में। फिर टॉक्सिक मटेरियल जो डिस्चार्ज करेगी वो भी, तो कहीं ना कहीं ये सारे कॉजेस ना बच्चे लैंड को पूरी तरीके से क्या करते हैं, खराब कर देते हैं। ऑल्दो अगर सोल्यूशन की बात करें, देखो कोई भी चीज ना अपन नेगेटिव खत्म नहीं करेंगे, इज दैट क्लियर? अपना फोकस रहेगा बच्चे पॉजिटिव खत्म करने का। ये रब कर दें थोड़ा सा, हाँ कर देते हैं, ठीक है। अपना कोशिश क्या रहेगी, देखो इसलिए अपन ने क्या लिखा है, सॉल्यूशन। कोई भी चीज नेगेटिव पे खत्म नहीं करनी। इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं कि लास्ट में ना अपन कंक्लूजन लिखते हैं, जो ज्यादातर पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, ऑप्टिमिस्टिक होता है, पॉजिटिव। तो अपन ना इसके सॉल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन तो क्या है, एफॉरेस्टेशन। सबसे पहला तो क्या है, एफॉरेस्टेशन। अब एफॉरेस्टेशन जितना आप करोगे उतना फायदा यह है कि लैंड को एक प्रकार से रोकने के लिए फॉरेस्ट या मतलब फॉरेस्ट रहेंगे, ठीक है। लैंड को अच्छा बनाने के लिए फॉरेस्ट वगैरह रहेंगे, प्लांट वगैरह रहेंगे, ये सारी चीजें। फिर मैनेजमेंट ऑफ, सेकंड क्या आ जाएगा, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं उसको ट्रीट करना। जो वाटर एक प्रकार से टॉक्सिक वाटर है, WATER, वाटर की स्पेलिंग भूल जाते हैं हम बच्चे, जो टॉक्सिक वाटर है उसको ट्रीट करना। ऐसी कुछ काम करके ना आप लैंड को क्या कर सकते हो, कंट्रोल, या फिर यूं कहो लैंड को खराब होने से बचा सकते हो, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो ये कुछ हो गया। एक और पॉइंट याद आ गया हमें यहाँ पे, उस पॉइंट को बोलेंगे बच्चे ओवर ग्रेजिंग। क्या बोलेंगे, ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग से पता क्या होता है कि जो कैटल्स होते हैं, जो एक प्रकार से हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होते हैं और बार बार एक ही लैंड पे अपने पाँव रखेंगे ना, तो उससे लैंड क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। और उससे जो अदर समय के बाद या थोड़े टाइम के बाद ग्रासेस वापस आ जानी चाहिए थी, वो ग्रासेस वापस नहीं आ पाती है, क्योंकि लैंड क्या हो गया, बहुत ज़्यादा कंप्रेस अप हो गया। इसी वजह से ना लैंड क्या हो जाता है, कई बार क्या हो जाता है, लैंड खराब हो जाता है। इसको बोलते हैं ओवर ग्रेजिंग। तो अगर आप मैनेजमेंट रखोगे ना ग्रेजिंग के ऊपर, तो इससे क्या होगा, इससे भी मैनेजमेंट ओवर ग्रेजिंग या फिर ग्रेजिंग कंट्रोल मीजर्स को यूज करना है, GRAZING, ग्रेजिंग कंट्रोल मीजर्स को या मैनेजमेंट अपन को देखना है, ठीक है। इससे फायदा ये है कि लैंड उतना ज्यादा हार्ड नहीं हो पाएगा।
तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, बेसिकली अपन को कंसेप्चुअल चीज़ों को समझना है। अगर आपको ये समझ में आया तो आप श्योर करिए कि आप आंसर को ज़रूर अटेम्प्ट करें। इससे फ़ायदा ये है कि हम आपके आंसर्स अच्छे से चेक करके आपको ही रिटर्न करेंगे, ताकि आप बेहतर तरीके से आंसर को लिखना सीख जाए एट द लास्ट ऑफ द, जब आपके बोर्ड एग्जाम चालू होने वाले हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।